और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के दूसरे सत्र की तरफ। मिर्ज़ापुर में फिजिक्स के प्राध्यापक से लेकर आज देश के गृह मंत्री के तौर पर श्री राजनाथ सिंह के जिम्मे इस देश की सुरक्षा का भार है। आज का ये सत्र इसी सुरक्षा के मुद्दे के आसपास रहेगा। हम इस सत्र में, आज के दूसरे सत्र में, श्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे भारत की सुरक्षा और तरक्की, दशा और दिशाएं पर। श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत करेंगे श्री शशि शेखर, एडिटर इन चीफ हिंदुस्तान। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजनाथ सिंह को और मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री शशि शेखर को कि वे कृपया मंच पर आएं और आज के इस दूसरे सत्र की शुरुआत करें। आप सभी जो भी सवाल पूछना चाहें, आपके टेबल पर कुछ स्लिप्स लिखी पड़ी हैं, उन पर अपने सवाल आप लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। भारत की सुरक्षा और तरक्की, दशा और दिशाएं, यह है आज का शिखर समागम का दूसरा सत्र। हम स्वागत करते हैं श्री राजनाथ सिंह का और उनसे सवाल करेंगे श्री शशि शेखर। मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में या इस देश में राजनाथ जी का कहीं भी परिचय दिया जाना चाहिए। लखनऊ के लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही अपने हैं। इस सेशन की शुरुआत से पहले आप दो शब्द बोलना चाहेंगे? तो इसकी हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जैसा बतलाया गया है कि इस समय देश का राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य कैसा है, देश के समक्ष सुरक्षा को लेकर चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी रणनीति क्या है, इस संबंध में बोलने के लिए तो पहले इस देश की सुरक्षा के परिदृश्य और रणनीति पर कुछ कहने के पहले मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा क्यों अहम है और क्यों संवेदनशील है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय भारत दुनिया के टॉप 10 ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक देश बन चुका है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भारत के पास डेवलपमेंट की एक अपनी कोर स्ट्रेंथ है और भारत के पास कॉम्पिटेंस भी है। लेकिन हम देश का विकास करना चाहते हैं तो कोर स्ट्रेंथ और कॉम्पिटेंस होने के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है देखने की कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, पड़ोसी देशों के में इस समय कैसा माहौल है, इसे भी हमको देखना पड़ेगा। और मैं यह मानकर चलता हूं कि यदि यही भारत के इकोनॉमी के ग्रोथ का ट्रेंड कायम रहा तो शायद आगामी 1-1.5 दशक में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और मैंने टॉप 3 इकोनॉमीज की जो बात की है वह थोड़ा सा इसको मैंने बढ़ाकर कहा है। मैं उन देशों के नाम की चर्चा यहां पर नहीं करना चाहूंगा। टॉप 3 यदि कहा है तो मैं 3 में बतला देता हूं, भारत, चाइना और यूएस। लेकिन इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये टॉप 3 कंट्रीज 21वीं सदी में सारे विश्व का नेतृत्व नहीं करेंगी, बल्कि केवल 2 कंट्रीज इस पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगी, जिसमें भारत भी होगा। यह ट्रेंड है इस समय का।
और भारत में जो आर्थिक विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इकोनॉमी जितनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, और साथ ही साथ हमारी जो एक सामरिक ताकत है बढ़ती हुई, इसे यह बहुत सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों को रास नहीं आ रहा है। स्वाभाविक रूप से भारत को डिस्टेबलाइज करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। आवश्यक है उनके द्वारा जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन प्रयत्नों को हम नाकाम करने में पूरी तरह से कामयाब हों। पहली आवश्यकता जो मैं महसूस करता हूं, साउथ एशिया का अकेला देश भारत है जो लगभग 6 देशों से घिरा हुआ है। 6 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉपरली इंश्योर्ड होनी चाहिए, ताकि कहीं से कोई घुसपैठ न करने पाए, और साथ ही साथ हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने की कोई जरूरत न कर पाए। पहली कोशिश तो हमारी यह होनी चाहिए। यदि मैं यह कहूं लेंथ के बारे में, तो मैं कह सकता हूं कि ये लगभग 15,106 किलोमीटर ये लैंड बाउंड्री, ये भारत की जो दुनिया के जो 6 देश हैं जिनसे कि भारत घिरा हुआ है, तो लैंड बाउंड्री लगभग 15,106 किलोमीटर है। तो वहीं पर कोस्ट लाइन, जो समुद्र के किनारे जिनसे घिरा हुआ है भारत, वह लगभग 7,517 है। मैं उन कुछ देशों की चर्चा करना चाहूंगा जिन देशों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत नेपाल, भारत भूटान। मैं मानता हूं कि यह बॉर्डर्स पीसफुल बॉर्डर्स हैं, लेकिन वहीं पर भारत बांग्लादेश और भारत म्यांमार, यह बॉर्डर एक्टिव हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान और भारत चाइना बॉर्डर यह काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं। इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, कौन से बॉर्डर पीसफुल हैं, कौन से बॉर्डर एक्टिव हैं, और कौन से बॉर्डर ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत अधिक सेंसिटिव हैं, और उसी अनुरूप हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करना पड़ता है। भारत चाइना के बॉर्डर का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं कि बॉर्डर लाइन को लेकर अब भी विवाद चल रहा है। चाइना कहता है कि बॉर्डर लाइन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की तरफ से भरपूर कोशिश हो रही है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उससे रिजॉल्व किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब चाइना गए थे, और चाइना के प्रीमियर जब भारत आए थे, तो उनसे भी बातचीत हुई है इस संबंध में। अब ये देखते हैं कि आगे इसमें क्या प्रगति होती है। जहां तक भारत और पाकिस्तान का प्रश्न है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, बराबर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता रहता है। हाँ, लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। एक घटना हुई, हमारे 5 बॉर्डर पर रहने वाले भारतीय नागरिक मारे गए, एक छोटा बच्चा भी था। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुझे टेलीफोन करके पूरी स्थिति की जानकारी दी। मैंने पूछा कि हमारी फोर्स ने क्या किया। उन्होंने बताया कि साहब, हम लोगों ने बराबर पाकिस्तान को वाइट फ्लैग दिखाए हैं, और वाइट फ्लैग का यह मैसेज, ये मतलब यह होता है कि हम पाकिस्तान को यह मैसेज दे रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम आपसे संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। यह मैसेज देने की हमने बराबर कोशिश की है। तो मैंने सीधे कहा, मैंने कहा कि यह मेरा भी स्टैंडिंग ऑर्डर आज यह मान लिया जाना चाहिए, पहली गोली भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो उसके बाद मैंने क्या कहा होगा उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं।
क्योंकि भारत की पहले से यह नीति रही है कि पड़ोसियों के साथ हमारे बेहतर रिश्ते होने चाहिए। लगातार हम लोग अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह था हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का। उस समय जितने भी पड़ोसी देशों के प्रीमियर्स थे सबको शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। हमने केवल हाथ नहीं बढ़ाया था उनकी तरफ हाथ मिलाने के लिए, बल्कि उनके साथ दिल से दिल मिलाने की हमने भरपूर कोशिश की थी। और आज भी हम तहे दिल चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हों, और हम ये बराबर उनके साथ कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक घुसपैठ की घटनाओं का सवाल है, 2012 में यदि 264 हुई थी, 2013 में 277, 277, और 2014 में ये 52 रह गई हैं। और 2015 से में अब तक केवल 15 ऐसी घटनाएं जो है घुसपैठ की हो पाई हैं। इतनी चौकसी बॉर्डर पर हम लोगों ने बरती है कि इन घटनाओं में बड़ी तेजी के साथ कमी आई है। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टेररिज्म को लेकर एक प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है, और यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों को हम लोगों ने इस मुद्दे पर विश्वास में लेने में कामयाबी हासिल की है। इसमें हम कूटनीति का भी सहारा ले रहे हैं, कूटनीति का भी सहारा ले रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि यूएई ने पहली बार भारत के साथ एक समझौता किया है कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, और इंटेलिजेंस की शेयरिंग की यदि जरूरत होगी तो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हम भारत के साथ करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है। यह हमारी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट का एक क्षेत्र है, वह भी बहुत ही संवेदनशील है। आप सबको जानकारी होगी कि लगभग 60, 70, 75, 80, 90 वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स, उग्रवादी वहां पर संगठन है। सबसे पुराना उग्रवादी संगठन वहां पर एनएससीएन आईएम का था, और एनएससीएन आईएम का जो आंदोलन चल रहा था, साइमन कमीशन के समय से लगातार आंदोलन चल रहा था, और हजारों लोगों की जानें उसमें गई थीं। और इसके पहले भी भारत सरकार ने उनके साथ समझौता भी किया था। वह एक सॉवरेन नागालैंड की डिमांड कर रहे थे, ग्रेटर नागालैंड की वह डिमांड कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने बातचीत का सिलसिला प्रारंभ किया, और हम लोगों को एक शानदार कामयाबी हासिल हुई है, और उनके साथ पूरी तरह से समझौता हो गया है। उन्होंने अब पूरी नागालैंड की सॉवरेनिटी के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और साथ ही हम नॉर्थ ईस्ट में जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, हम कोशिश बराबर यही करते रहते हैं कि बातचीत से यदि समस्या का समाधान हो जाए तो हम बातचीत से उस समस्या का समाधान कर लें, यह हमारी कोशिश रहती है। एक संगठन है एनएससीएन के, खापलांग ग्रुप का वह संगठन है। आईएम से ही वह पहले अलग हुआ है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि हमारे असम राइफल्स के 18 जवानों को उन्होंने मार डाला था। और टेलीविजन के माध्यम से और साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को यह भी जानकारी मिली होगी कि उसके बाद हम लोगों ने क्या किया। तुरंत जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी बैठक मिलाकर जो भी हम लोगों को फैसला करना था, हम लोगों ने फैसला किया। और जिन लोगों ने हमला किया शायद अब वो नहीं है इस धरती पर। और म्यांमार उनकी शरणगाह है। वो म्यांमार में ही सामान्यतः वो सब लोग रहते हैं। असम में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन NDFBS, सोंग विजित ग्रुप का यह ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिन, मेरे गृह मंत्री बनने के बाद की घटना है, 62-63 आदिवासियों की उन्होंने हत्या कर दी। निर्दोष गरीबों की हत्या कर दी। तुरंत मैं दिल्ली से शाम को वहां पर पहुंचा और यूनिफाइड कमांड की मैंने बैठक बुलाई। चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। और फिर वहां ज्यों ही वहां पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के
स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद थे, मिलिट्री के ऑफिसर्स मौजूद थे। उन लोगों ने प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, यह बतलाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं प्रेजेंटेशन देखने के लिए नहीं आया हूं, मैं रिजल्ट चाहता हूं। और आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि लगभग 18-19 लोग उसमें मारे गए हैं और इस समय लगभग 450 लोग जेल के अंदर हैं और एनडीएफबी ऑर्गेनाइजेशन इस समय दम तोड़ चुका है। यह असम में एक बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को हासिल हुई है। एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए फेक इंडियन करेंसी यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के साथ अभी हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने किया है और इसे भी चेक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने अपनी इन सब सारी सुरक्षा से जुड़ी जो हमारी चिंताएं हैं उनकी चर्चा भी की है और उनके साथ इस पर कैसे कार्रवाई की जाए इस पर भी एक साझा रणनीति बनाने की भी बात हम लोगों ने की है। फेक इंडियन करेंसीज के अतिरिक्त कुछ नशीली दवाओं की भी तस्करी होती है और जो यह तस्करी होती है वो टेररिज्म को इसकी फंडिंग होती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने रोकने के लिए यूएन कन्वेंशंस का हम सहारा ले रहे हैं और इंटर गवर्नमेंटल यानी दूसरे देशों की सरकारों के साथ भी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करके इसे हम चेक करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और उसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और साथ ही साथ यूएन की भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने यह काम किया है। जम्मू कश्मीर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं बड़ी तेजी के साथ हुई हैं और मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने सेना के जवानों को और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कि इस बार 2013 में जो वहां पर घुसपैठ की कोशिशें हुई थी उसमें 67 आतंकवादी मारे गए थे। 2014 में 110 आतंकवादी मारे गए, लेकिन 2014 से अब तक 130 आतंकवादियों को धराशायी करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है, जो कि बराबर इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस को यानी उनकी तैयारी को हम लोगों ने काफ़ी चाक चौबंद पहले की अपेक्षा किया है। मैंने कोस्टल सिक्योरिटी की भी बात कही है क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन भी अप्रॉक्सीमेटली 7,515 किलोमीटर की है। तो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड और हमारी मेरीन पुलिस एक 3 टियर सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है कोस्ट लाइन सिक्योरिटी के लिए। उस मामले में भी हम लोग काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। फिशरमैन जो रहते हैं, फिशरमैन को भी हमने एक स्टेक होल्डर मान लिया है। कोस्ट लाइन की सिक्योरिटी में उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है उसको भी हम कर रहे हैं। फिशरमैन के रूप में बगल के देशों से आते हैं लोग और तस्करी करते हैं, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। उसमें हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग पहले की अपेक्षा हम लोगों ने इसको बढ़ाया है। सबसे बड़ी चुनौती एक वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की है और मैं समझता हूं कि उससे आप सभी परिचित हैं। लंबे समय से ये वामपंथी या उग्रवाद यहाँ पर हमारे देश में काम कर रहा है और लगभग देश के 10 राज्य इससे प्रभावित हैं। लगभग 125 से अधिक जिले प्रभावित हैं। सर्वाधिक जिले जो प्रभावित हैं उनकी संख्या लगभग 34-35 के आसपास है जो सर्वाधिक प्रभावित हैं। आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिली होगी और जो कुछ भी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से भी हमारे पास प्राप्त हुई है, हम लोगों ने जैसी कार्रवाई प्रारंभ की है उसके परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि वामपंथी उग्रवाद में भी 35% की गिरावट लाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। 35% की गिरावट उसमें भी हुई है।
वैसे उन एरियाज का प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे हो, इस संबंध में भी हम लोगों ने पहले जितना फंड एलोकेशन था उसको काफ़ी बढ़ाया है। तेजी के साथ रोड कनेक्टिविटी, टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, यह सब सारी बढ़ाने की उन क्षेत्रों में भी हम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफा ही नहीं होना चाहिए बल्कि उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, यह हम लोगों की कोशिश है। यानी सब मिला जुला कर मैं ये कह सकता हूं कि हमारी यह एक प्रकार से अप्रोच जो है मल्टी डायमेंशनल है। साइबर क्राइम भी इस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप जानते हैं डीप डार्क इंटरनेट की दुनिया में किस तरीके से गोपनीय सूचनाओं की खरीद और फरोख्त हो रही है। खरीद फरोख्त जिस तरीके से हो रही है वह भी हमारी चिंता का विषय है। लेकिन हमारे यहाँ सर्वर न होने के कारण हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो भी सिस्टम है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वह करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मैंने एक एक्सपर्ट ग्रुप तैयार किया था जो इस संबंध में सुझाव देगा। उसके सुझाव अभी 1 महीना पहले ही मेरे पास उसकी रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं और उस पर हम अमल कर रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी को भी हम पूरी तरह से मजबूत करेंगे। ISIS की भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। ISIS के बारे में बहुत शोर शराबा भारत में कि ISIS की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं यह सच है दुनिया के दूसरे देशों में ISIS की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत में ISIS गतिविधियों को नहीं बढ़ने दिया है। यदि कुछ ऐसे यदि बच्चे गुमराह यदि हो जाते हैं तो उनके माता पिता, उनके गार्जियन उन्हें रोकते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों तक सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 4 परिवार तो मेरे पास आ चुके। इसलिए मैं भारत के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यहां पर ISIS अपना नेटवर्क फैलाने में कामयाब किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा। और इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं, यहां भारत में रहने वाले लोग जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं उन लोगों को इसका श्रेय देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपके द्वारा अन्य कोई प्रश्न आएंगे तो उसका भी मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। राजनाथ जी ने बड़े विस्तार से जो इस 1.25 साल में गृह मंत्रालय में काम हुआ और बताया। आप सबसे एक सूचना शेयर करना चाहूँगा एक लाइटर नोट पर। प्रधानमंत्री बाहर है तो इस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि संवेदनशील है, उनसे हमारे संबंध, हमारी सीमाएं। एक बहुत पुरानी हमारी दुखती रग है दाऊद इब्राहिम, और उसको लाने के लिए या उसको इंसाफ तक पहुंचाने के लिए पिछली सरकार भी बहुत बातें करती थी। आपकी सरकार की भी कुछ एजेंडा है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि दाऊद के लिए क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में हम किसी भी सूचना को शेयर नहीं कर सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सूचना समय लेकिन मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुरक्षा को लेकर वह आश्वस्त रहें। हम अपने पूरे सुरक्षा तंत्र को मजबूत बना रहे हैं और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था से भारत में हम इंश्योर करेंगे। आपने भी IS का जिक्र किया अपने भाषण में। एक बाहर के आतंकवाद से आपको ज़्यादा खतरा लगता है या जो हमारे यहाँ जो एक सांप्रदायिकता बढ़ती है उससे ज़्यादा खतरा लगता है? देखिए, यहाँ पर यदि कोई छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं तो उसको तो मिल बैठकर हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। हमको बाहर की राष्ट्र विरोधी ताकतों से ज़्यादा खतरा है। और मेरा विश्वास है भारत की जैसी कल्चर है और लंबे समय तक भारत में है, कई धर्मों के लोग, कई सेक्ट के लोग मिलजुल कर रहे हैं, तो हम सभी मिलजुल कर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है बाहर की ताकतों से हमको मिलजुल कर लड़ना है। और मैं यह बताना चाहता हूं, भारत
दुनिया के अन्य देशों जैसा नहीं है। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां पर कि इस्लाम के 72 फिरके होते हैं, 72 सेक्ट्स होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में इस्लाम के सारे फिरके यदि मिलते हैं, किसी मुस्लिम देश में नहीं मिलते हैं, केवल और केवल भारत में मिलते हैं। चर्च, पुराने चर्चों में यदि कोई एक चर्च यदि कहीं पर है तो वह भारत में है, वह केरल में है। इतना ही नहीं, यहूदी जब सैकड़ों वर्षों तक दुनिया के दूसरे देशों में भटक रहे थे, उनकी अपनी कोई धरती नहीं रह गई थी। उन यहूदियों ने इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद यह लिखा है कि हमें सर्वाधिक सम्मान यदि दुनिया में किसी देश में प्राप्त हुआ है तो भारत में प्राप्त हुआ है। यही पारसी समुदाय के बारे में है। जब वो इराक से निकले थे, दुनिया में भटक रहे थे, तो उन्होंने भी लिखा है। लिखने की बात तो छोड़िए, आपने देखा कि यहां तो आर्मी चीफ भी पारसी रह चुके हैं। तो भारत में गजब की एक धार्मिक सहिष्णुता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि कभी कभी कुछ आपकी पार्टी या संघ से जुड़े कुछ आनुषंगिक संगठनों के बयान आते हैं, उससे आप लोगों के काम में कुछ शायद दिक्कत बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट आई है यहाँ पर, जो दंगा हो गया था मुजफ्फरनगर में, उसमें सभी बहुत पार्टियों के लोग हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक दो किसी ने बयान दे दिया तो उसको पूरी पार्टी के साथ जोड़कर उसे नहीं देखना चाहिए। एक ये भी सवाल जी, पार्टी के हाईकमान के लोग क्या बोलते हैं, इन सब सारी चीजों की हमारी नीति क्या है, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज को तो क्लैरिफाई हम करेंगे ना। एक बड़े लोगों ने इस पर भी, जैसे रुकिएगा, जैसे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसको भी बहुत सारे लोग हिंदू पार्टी कहते थे। वो अतीत की बात हो गई। तो ये एक सवाल अभी उठा, आप सारे लोग आरएसएस के मुख्यालय गए, वहाँ जाकर एक रिपोर्ट कार्ड आपने पेश किया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि डोर कहीं और है और हुकूमत कहीं और से चल रही है। नहीं, डोर है ही नहीं, डोर कहीं नहीं है। और हम लोग जो बैठे थे, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको लेकर किसी को संदेश नहीं रहना चाहिए। हम सभी लोग आरएसएस के वॉलंटियर हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। और मैं जानता हूं कि आरएसएस कभी भी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर नफरत पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकता है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और जब आरएसएस के लोगों के साथ हम बैठते हैं तो यह शेयर करने के लिए, क्योंकि उसमें लंबे समय तक आजीवन अविवाहित रहकर सारी जिंदगी समाज की सेवा में जिन लोगों ने गुजार दी है, कई मामलों में उनका अनुभव और जानकारी हमसे अधिक रहती है। वह शेयर करने के लिए उनके साथ बैठते हैं। वो हमसे कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगते हैं कि आप पेश करिए कि आपने क्या किया, नहीं आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बाहर है एक परसेप्शन। मैं फिर अपने पुराने सवाल पे आना चाहूँगा। संघ और सरकार का ये तालमेल, आप कहते हैं कि आप स्वयंसेवक हैं और आप इस बात को स्वीकार करते रहे हैं विभिन्न मंचों से, लेकिन जब उनके आनुषंगिक संगठन कुछ ऐसी बात करते हैं जो सरकार की नीति और रीति से थोड़े अलग होते हैं, तो आपके रास्ते में देश में या विदेश में दिक्कतें नहीं आती जवाब देने में? नहीं, सभी अपना इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से वो सब सारे संगठन काम कर रहे हैं। यदि कोई उनके द्वारा कोई इशू रेज किया जाता है तो उनके साथ हम बातचीत करते हैं, कैसे यदि कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। आपको इधर हम लोगों ने कई बार क्राइसिस मैनेज करते हुए देखा। वसुंधरा राजे का मामला रहा हो, चौहान का मामला रहा हो, सुषमा जी का मामला रहा हो, और चाहे वन रैंक वन पेंशन का मामला रहा हो, तो संकट मोचक की भूमिका सिर्फ आप ही के पास सरकार में दिखाई पड़ती है, क्यों? नहीं, संकट मोचक नहीं हूं, संकट पैदा करने वाला नहीं हूं, कम से कम इतनी बात मैं कह सकता हूं। लेकिन आपकी भूमिका, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात तो सुनते थे, लेकिन एक ट्रैक टू राजनीति जहां पीछे से लोगों को समझाना या बुझाना, इस तरह की बहुत खबरें आई, तो इस पर कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, जहां सारे समझदार लोगों को वहां समझाने की जरूरत क्या है। एक बहुत दिनों बाद एक बहुमत संपन्न सरकार आई है
और लोगों ने फील ये किया कि अब बहुत तेज़ी से काम होंगे। आपने अभी गृह मंत्रालय के मोर्चे पे जो काम हुए वो बताए बहुत सारे। लेकिन हम जब देखते हैं कि संसद नहीं चल पाती है, भूमि अधिग्रहण के बिल पर सरकार को वापस जाना पड़ता है, जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज़रूरी है, उस पर हम कानून नहीं बनवा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे सरकार अपनी भूमिका को उस तेज़ी से नहीं निर्वाह कर पा रही जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। नहीं, हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन हम अपोजिशन को इग्नोर करके नहीं चलना चाहते हैं। हेल्दी डेमोक्रेसी में अपोजिशन के व्यूज का भी सम्मान किया जाना चाहिए, उनके नज़रिए का भी सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल लेकर हम लोग आए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि केवल इस बिल को लेकर संसद को नहीं चलने दिया। जब कांग्रेस ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे समय का जो बिल है उसको ही रहने दीजिए, और हम लोगों ने देखा कि नीचे भी एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है उसको। तो हमने एकदम बिल्कुल एक अड़ियल का कोई ये रुख नहीं अख्तियार किया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, क्योंकि देश तो हम चलाना चाहते हैं, तो सभी दलों को और सभी विचारधारा के लोगों को साथ लेकर हम देश चलाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, उसमें जीत हार का सवाल नहीं है। हम लोगों ने कहा कि इसको स्टैंड वापस लेते हैं, वापस ले लिया हम लोगों ने। और जीएसटी का जहां तक सवाल है, देखिए जीएसटी से इस देश की इकोनॉमी को ताकत मिलेगी, और मैं कह सकता हूं कि आज हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, जीएसटी लागू कर दीजिए, ये ग्रोथ रेट और बढ़ेगी। इसलिए मैं अपोजिशन के लीडर से मैं अपील करना चाहता हूं कि जीएसटी को जल्दी से जल्दी अपनी तरफ से पहल करके वो भारत की संसद में पास कराएं। ये पहल यदि उनकी तरफ से हो तो ज्यादा अच्छा है। एक सवाल ये भी उठता है, हम लोग देख रहे हैं कि बिहार का चुनाव, मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार का चुनाव ऐसा लगता है जैसे कि केंद्र के रिपोर्ट कार्ड पर लड़ा जा रहा है, और पूरी बीजेपी वहाँ पर अब केंद्र के काम को लेके जा रही है, जबकि 8 साल वो भी सत्ता में साझीदार रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार आपके लिए प्रतिष्ठा का इतना बड़ा प्रश्न है कि पूरे केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा को वहाँ पर लगाया जाए? नहीं, हम लोग वैसे भी प्रतिष्ठा कोई हम लोग डिब्बी में बंद करके नहीं रखते हैं, और हर चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक चुनौती होती है। वो उसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव को एक प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर ही लड़ती है, वैसे हम लोग भी लड़ रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आप लोगों का इस पर बहुत जोर है, लेकिन देश के युवा वैज्ञानिकों को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए कुछ सरकार ऐसा कोई कॉम्पैक्ट उपाय कर रही हो कि हमारे लोग हमारे ही देश में रहकर प्रगति कर सकें? इसीलिए आपने देखा होगा कि डिफेंस में भी हम लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ावा हम लोगों ने दिया है, और ये कहा है कि आप जो कुछ भी तैयार करेंगे, जो कुछ भी माल यहां से ले जाएंगे, उसका 50% आपको यहीं पर खर्च करना पड़ेगा। वो इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यह फैसला किया है। आपने अभी NSCN की बात की, एक बड़ी पुरानी दुख। जैसे हम जो भी माल पहले खरीदते थे उनके यहाँ से, दुनिया के दूसरे देशों से, अमेरिका वगैरह से, तो बहुत सारी जो फ्रांस वगैरह कंट्रीज से जो लेते थे वेपन्स, तो हम लोगों ने तो हम जो वेपन्स लेंगे तो उससे जितनी आपको इनकम होगी उसका 50% आपको फिर भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने अभी NSCN से समझौते की बात की, सबसे पुराना ग्रुप था, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत से एथनिक ग्रुप छोटे छोटे वहाँ पर अभी भी सक्रिय हैं। तो उसके लिए कोई एक इस तरीके की पॉलिसी बन रही है कि सबको लाया जा सके मुख्य तौर पर सत्ता में? दूसरी बात, आपने एक अलग मंत्रालय का गठन किया पूर्वोत्तर के, तो उस मंत्रालय की भूमिका को लेकर भी कि कुछ इस तरीके के काम हो रहे हैं कि पूर्वोत्तर देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके? वो डोनर मिनिस्ट्री है, और हम पूर्वोत्तर के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने पूरा जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसका 10% हम खर्च करते हैं केवल नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोग इग्नोर्ड न फील करें और आइसोलेटेड न फील करें। केंद्र राज्य संबंधों की बात बहुत होती है। झारखंड में मैं अक्सर जाता हूं और मुझे वहां पे बताया जाता है कि केंद्र से उतनी इमदाद नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वहां माओवाद से नहीं निपटा जा सका। और अनऑफिशियली मनमोहन सिंह जी जाते जाते कहते थे कि 2 समस्याएं मैं ठीक से नहीं टैकल कर सका। एक लगता है चाइना का मामला था कि वो चारों ओर से हमें घेर रहा है, और दूसरी तरफ झारखंड का एक इशू था कि माओवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।
आपने माओवाद का भी जिक्र किया कि घटनाओं में कमी आई है, लेकिन जैसे पूर्वोत्तर में एक बड़े धड़े से समझौता तो हुआ है, उसी तरीके से माओवादियों के साथ भी थोड़ी सी कमी आने से हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। यह मैं मानता हूं कि हालात सामान्य नहीं हुए हैं। हालात बहुत ही खराब हो चुके थे, बहुत ही खराब हो चुके थे। और इतने बिगड़े हुए हालात हों तो उसे तुरंत कुछ महीनों, चंद महीनों के अंदर उसे मैं समझता हूं कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता। समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम कामयाब होंगे। आज जो माओवाद प्रभावित जो इलाके हैं उसमें 3 में तो आपकी सरकार है, तो उस कोऑर्डिनेशन का कोई लाभ मिल रहा है वहां पर? नहीं, कोऑर्डिनेशन पहले भी मैं समझता हूं कि ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग जितनी भी स्टेट्स करती हैं, हम उतनी पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको उपलब्ध कराते हैं। यह नहीं देखते कि यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, कि कांग्रेस की है, कि बीजेडी की है, यह नहीं देखते। देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होती है। एक सवाल महिमा दुबे ने पूछा है, आपने आईएएस का जिक्र किया, उनका ये कहना है कि 40 हमारे लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है आईएएस ने, और यह अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, क्योंकि विदेश मंत्रालय का कहना था कि 38 लोगों की कोई लिस्ट है और वो उनके, लेकिन इसके संबंध में कोई एकदम कंफर्म कोई जानकारी अभी नहीं प्राप्त हो पाई है। पुलिस रिफॉर्म को लेकर बहुत सी बातें होती हैं कि गृह मंत्रालय तब तक ठीक से काम नहीं कर सकता जब तक कि पुलिस रिफॉर्म नहीं होते हैं, और ये बहुत लटके हुए हैं, इतने आयोग आए और चले गए। आपकी सरकार ने कुछ इस संबंध में सोचा है कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, इन दोनों को किस तरीके से वेल इक्विप्ड किया जाए, मानसिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर? ये कोशिश हम लोगों की तरफ से होती रहती है, और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमने स्मार्ट पुलिसिंग का एक सिलसिला प्रारंभ किया है। स्टेट्स की पुलिस भी एक स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए, और इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी फंडिंग होती रही है। लेकिन इस वर्ष से जो 14 फाइनेंस कमीशन ने उसको बंद करने का निर्णय किया है। फिर भी प्रधानमंत्री जी, मैं और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों साथ बैठे थे। यह तय हुआ कि हम फिर से इस फंड की व्यवस्था करेंगे ताकि स्टेट्स को हम मदद कर सकें। मैं इधर तो नहीं, लेकिन एक डेढ़ 2 साल पहले आईटीबीपी के कुछ जवानों से मिला था लेह में जाके, और उनका ये कहना था कि जो उनके जीवन की परिस्थितियां हैं, खासकर आउटर पोस्ट पर, तो उनको कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं, जब वो लौट के आते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाते हैं, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता है, जबकि मोर्चे के दूसरी तरफ जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। तो आईटीबीपी को कुछ इक्विप्ड करने के लिए कोशिश हो रही है? आईटीबीपी को तो इक्विप्ड करने की, आईटीबीपी क्या, जितनी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको वेल इक्विप्ड करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जिस लेह की बात की है इन्होंने, लेह लद्दाख की, मैं भी 3 दिन के दौरे पर स्वयं में गया था, और वहीं से 2 दिन पहले मैं लौटा हूँ, और एकदम बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडो चाइना बॉर्डर, वहां तक भी मैं गया था, जाकर सारी स्थिति का जायजा लिया है। और बॉर्डर आउटपोस्ट मैंने फैसला किया कि मैं जवानों के बीच रुकूंगा, जवानों के साथ रुकूंगा, और एक रात मैंने स्वयं बॉर्डर आउटपोस्ट पर मैं रुका हूं, और जवानों के साथ मैंने सीधा संवाद स्थापित किया है। उनके साथ कुछ जो भी जानकारियां शेयर की जा सकती हैं वो जानकारियां भी शेयर की हैं, लेकिन कुछ और अधिक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग डेवलप करने के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं। काम वैसे शुरू हो चुका है, और उनको सुविधाएं भी कुछ मुहैया करानी है, जिस पर कि हम आगामी महीने 2 महीने के अंदर ही फैसला करेंगे। आपने टाइम निकाला शिखर समागम के लिए, और आपका व्यस्तता, कुछ स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा आज ठीक नहीं था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। भारत की सुरक्षा और तरक्की, दशा और दिशाएं, इस सत्र में श्री राजनाथ सिंह के साथ बहुत से ज़रूरी मुद्दों पर बात हुई। इस पूरी बातचीत के लिए समय निकालने के लिए आपका आभार। मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री बिनोय रॉय चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचटी मीडिया लिमिटेड से, कि वे मंच पर आएँ और श्री राजनाथ सिंह को एक मोमेंटो पेश करें। इसके साथ ही हम एक स्केच उन्हें भेंट कर रहे हैं, जिसे अभी इसी कार्यक्रम के दौरान बनाया गया है। इस स्केच को भी श्री राजनाथ सिंह को सौंपा जाएगा।
इस सत्र के संचालन के लिए हम श्री शशि शेखर के भी आभारी हैं।